हाँ दोस्तों, उसके आगे का कला साहित्य को बढ़ावा। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। साहित्य की प्रगति। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। आय के स्रोत व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से उनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरी और मलय द्वीप समूह के साथ तथा वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ने की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों में से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जलसेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूह में अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए। इसी प्रकार पल्लव में सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृत के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। कम्बोज यानी कम्बोडिया और चंपा, जिसके शासक शर थे, ने कम्बोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।